मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने वाला था। YouTube पर म्यूचुअल फ़ंड को लेकर के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छे डीप टेक्निकल एनालिसिस, जैसे कि वो चाहे शार्प रेशियो हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, AUM हो, इन सब के बेसिस पे म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट कैसे करना है ये सिखाया गया है। तो एक और वीडियो की क्या ज़रूरत है। तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक एवरेज इन्वेस्टर क्या इतने सारे टेक्निकल पैरामीटर्स को देख करके म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट करता है या कर सकता है। अगर मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में बताऊं तो म्यूचुअल फ़ंड मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। मेरी ओवरऑल वेल्थ का 50% या उससे ज़्यादा पार्ट म्यूचुअल फंड से आता है। और इस पीरियड के अंदर जहां मैंने बहुत सारे करेक्ट डिसीजंस लिए हैं बट कुछ गलत डिसीजंस भी लिए हैं, और वो गलत डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं थे। वो गलत डिसीजंस मोस्टली काफ़ी सिंपल सी मिस्टेक्स थी जिनको कि मैं काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकता था। और इन गलतियों की वजह से मैंने अपने ओवरऑल 20 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 गलतियों के बारे में बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी सिंपल सी लगती हैं बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकती हैं, और उनको अवॉइड करना आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफ़ी इफेक्टिव होने वाला है। हेलो जी, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित उपाध्याय और मैंने एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है। और अपने इस चैनल और वीडियोस के थ्रू मैं अपनी लर्निंग और अपने एक्सपीरियंसेस को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली गलती वो मैंने की है वो है इन्वेस्टमेंट इन सेक्टोरल फंड्स। सेक्टोरल फंड्स वो होते हैं जो कि एक किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, टेक, इंफ्रा। इन सभी फंड्स का फोकस सिर्फ उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट करना होता है। ये कोई बहुत बुरी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक सेक्टर काफ़ी बूम करता है और उससे ओवरऑल इक्विटीज़ को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि 2003-2007 के अंदर ऑटो सेक्टर का एक बूम था, 2005-2008 के अंदर इंफ्रा का था, एंड रिसेंटली हमने डिफेंस एंड PSU स्टॉक के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखी है। और म्यूचुअल फंड कंपनी भी इस बूम को काफ़ी हद तक इनकैश करने की कोशिश करती हैं, और वो बहुत सारे ऐसे सेक्टोरल स्पेसिफिक फंड्स लॉन्च करती हैं और इन्वेस्टर्स को इंटाइज करने की कोशिश करती हैं। इस स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये होती है कि ये सेक्टर जब ये अपवर्ड स्विंग में होते हैं उसी तरह से ये डाउनवर्ड स्विंग में भी जाते हैं। एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए ये टाइमिंग कर पाना कि कौन सा सेक्टर किस समय बूमिंग है और किस समय उसका वो पीरियड जो है डाउनवर्ड टर्न्स की तरफ चला गया है, वो हम नहीं समझ सकते हैं, और जनरली यहाँ पर टाइमिंग की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के इनिशियल पीरियड के अंदर ये मिस्टेक की। उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूमिंग थे, मार्केट में हाईएस्ट रिटर्न यही दे रहे थे। तो मुझे भी लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी करेक्ट स्ट्रैटेजी होगी, और इवेंचुअली मैंने लगभग 65,000 3 इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया। ये डिसीजन काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अप टू 2008 रिटर्न्स काफ़ी अच्छे थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन। फिर 2008 के अंदर फिनेंशियल क्राइसिस आया और उसकी वजह से पूरा मार्केट क्रैश हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स भी क्रैश हुए। पर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कभी रिकवरी नहीं कर पाए, और मैं हमेशा वेट ही करता रह गया कि कब ये अपने पुराने फॉर्म ऑफ रिटर्न्स पर वापस आ पाएगा। आज जब मैं ये 18 साल की जर्नी देखता हूँ तो उन फंड्स ने लगभग मुझे 9 से 10% का रिटर्न दिया है, जो कि एक लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी में काफ़ी पुअर रिटर्न है। अगर मैं ये पैसा किसी एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करता था तो लगभग 12.5% रिटर्न मिलना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अपने उस लॉसेस को देखता हूँ तो लगभग 2 लाख का लॉस और लगभग 37% जो है वो मेरे पोटेंशियल प्रॉफिट में से वो लॉस हुआ है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सेक्टोरल फंड से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि किसी भी एक सेक्टर के अपवर्ड ट्रेंड को और डाउनवर्ड ट्रेंड को ट्रैक करना और उसको टाइम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आइडियली एट द बिगनिंग किसी भी तरीके के डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में, चाहे वो फ्लेक्सी कैप फंड्स हों, मल्टी कैप फंड्स हों, या फिर इवन निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ही क्यों ना हो, वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चॉइस होगी। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंड मैनेजर। इस मिस्टेक के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, बट मेरे लिए ये सबसे कॉस्टली मिस्टेक रही।
मैंने 2012 के अंदर IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया था। वो गलत डिसीजन नहीं था, फंड बहुत अच्छा था, उसके सारे पैरामीटर्स अच्छे थे, इट वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड, सभी रेटिंग्स के अंदर उसे टॉप रेटिंग मिली हुई थी। बट 2015 में कुछ बहुत बड़ा चेंज हुआ जब उस फंड के फंड मैनेजर केनेथ एंड्राडे ने रिज़ाइन कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल चुकी थी, बट मुझे लगा कि फ़ंड तो फंड हाउस चलाते हैं, फ़ंड का नाम भी वही है, फ़ंड मैनेजर के जाने से क्या वाकई में बहुत ज़्यादा कुछ बदल जाने वाला है। मैंने उस पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कहीं थोड़ा उसमें ग्रीड भी था, क्योंकि ये फ़ंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि इस फंड से मुझे अपने आप को दूर नहीं लेकर के जाना है। बट इवेंचुअली कुछ भी ठीक नहीं हुआ। विद इन 1 ईयर जो नेक्स्ट फंड मैनेजर आए वो भी छोड़ करके चले गए और फंड अपने टॉप परफॉर्मर स्लॉट से धीरे धीरे पीछे गिरता चला गया। अगर उस पूरे ड्यूरेशन 10 से 11 साल की जर्नी में मैं देखता हूँ तो इस फंड ने लगभग 14.5% और उससे आसपास के रिटर्न दिए हैं, जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड के लिए काफ़ी एवरेज रिटर्न है। ये फंड आज के टाइम में बंधन फ्लेक्सी कैप बन चुका है, बट कभी भी आज तक टॉप परफॉर्मर बन ही नहीं पाया। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिस्टेक है, क्योंकि मैंने लगभग 7 लाख इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किया था। अगर मैं इसमें एक कैटेगरी एवरेज परफॉर्मर के साथ भी जाता तो भी मैं इजीली 16% रिटर्न ले सकता था और मेरा आज के टाइम में प्रॉफिट 7 लाख से ज़्यादा मुझे मिल सकता था। एक्चुअली इस गलती ने मुझे ये बात सिखाया कि फंड मैनेजर ही फंड होता है। अगर फंड मैनेजर फंड को छोड़ करके चला जाता है तो फंड काफ़ी हद तक बदल सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत केयरफुली वॉच करें कि नए फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, या हो सके तो अपनी उस फंड के अंदर SIP या फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द सिचुएशन, और जब पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी उसके अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट रिज्यूम करना चाहिए। मैंने उसके बाद के इन्वेस्टमेंट्स पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर करना शुरू किया एंड आई रियलाइज दैट कि आई कुड एबल टू गेट फार बेटर रिटर्न्स इन दोज म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो काफ़ी सॉलिड म्यूचुअल फंड्स थे जो कि एक कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के थ्रू रन किए जा रहे थे। नेक्स्ट मिस्टेक है इन्वेस्टमेंट इन रेगुलर फंड्स। एक्चुअली रेगुलर फंड्स के अंदर कुछ भी रेगुलर नहीं है, ये काफ़ी एक्सेप्शनल हैं क्योंकि ये कमीशन बेस्ड है। जब आप अपना म्यूचुअल फंड किसी एजेंट या इंटरमीडिएटरी जैसे कि बैंक या PMS के थ्रू खरीदते हैं तो देयर इज़ अ सर्टेन कमीशन जो कि म्यूचुअल फंड आपसे लेता है और इवेंचुअली इन एजेंट या इंटरमीडिएटरी को पे कर देता है, और ये परसेंटेज जो है लगभग 1% तक हो सकता है। आपको लगेगा कि ये अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक्चुअली ये वन टाइम नहीं है, ये आपके पूरे म्यूचुअल फंड के ड्यूरेशन के अंदर लगता रहता है। तो इस एक लंबी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर ये अमाउंट काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। लाइक मेरे पर्टिकुलर केस में मैंने HDFC मिड कैप इक्विटी फंड के अंदर लगभग 2011 से 2013 के बीच में इन्वेस्ट किया। उस समय डायरेक्ट फंड्स नहीं थे तो मेरे पास रेगुलर फंड्स का ही ऑप्शन हुआ करता था, और जब 2013 के अंदर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूँ तो मैंने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ करना शुरू कर दिया। पर तब तक 2013 तक मैं लगभग 65,000 रुपीज़ उस रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर चुका था। अगर मैं उस 13 साल के ड्यूरेशन के अंदर देखूं तो उस फंड ने मुझे लगभग 20.2% के करीब रिटर्न दिया, और वहीं जो मेरा डायरेक्ट फंड है उसी इंटायर ड्यूरेशन के अंदर उसने मुझे 21.7% के करीब रिटर्न दिया। अगर मैं डायरेक्ट में इन्वेस्ट करता था तो मुझे 1,70,000 के करीब एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता था, जो कि कमीशन के फॉर्म के अंदर उस इंटरमीडिएटरी के पास चला गया। सो आप ये समझ सकते हैं कि इवन इफ़ ये परसेंटेजेस जो हैं वो स्मॉल लगते हैं, वो लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और मेरे केस में मैंने लगभग 21% प्रॉफिट लॉस किया, प्योरली बिकॉज ऑफ द रीज़न
कि वो फंड रेगुलर था। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ऑलरेडी किसी रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो उसको डायरेक्ट फंड के अंदर कन्वर्ट करना आसान नहीं है। देयर इज़ नो मैकेनिज्म, आपको उसे सेल करना पड़ेगा और तब आपको डायरेक्ट फंड खरीदना पड़ेगा और इस प्रोसेस के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप एक नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और अगर आपका एजेंट या इंटरमीडिएटरी आपकी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर आपके साथ नहीं रहने वाला है और वो आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर गाइड नहीं करने वाला है, आगे चल के आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रीबैलेंस करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा नहीं है, तो ऐसे में रेगुलर फंड खरीदना किसी भी हालत में इट डजंट मेक सेंस। नेक्स्ट मिस्टेक है चूजिंग म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि नए इन्वेस्टर्स अक्सर कर लेते हैं, जहां पर कि वो म्यूचुअल फंड पास्ट 1 साल 2 साल या 3 साल के रिटर्न डेटा के बेस पे डिसाइड करते हैं। मैंने तो ये गलती काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद भी कर ली। 2020 में जब कोविड क्रैश के बाद मुझे म्यूचुअल फंड में और इन्वेस्ट करना था, अपना इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना था, तो वहाँ मैंने कुछ सही डिसीजन लिए इन टर्म्स ऑफ चूजिंग द राइट स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, बट वहाँ पर एक गलती भी हो गई। मुझे अपना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपोजर बढ़ाना था, उसके लिए मैं एक अच्छा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहा था और उस समय मुझे एक्सिस ब्लू चिप इक्विटी फंड दिखा जिसका कि रिटर्न पिछले 2 से 3 साल में सबसे अच्छा था और मैं उसकी तरफ टेम्प्ट हो गया। मैंने बहुत सारे बाकी पैरामीटर्स उसके अंदर चेक नहीं किए, पिछले 5 से 10 साल के अंदर उसका रिटर्न कैसा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड एज अ फंड हाउस कैसा परफॉर्म करता है, क्या ये उनका एक अकेला फंड है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या सभी फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर के बाकी फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी है। ये सब चीज़ें मैंने इग्नोर करके क्विकली इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और जब मैं पिछले 5 साल का रिटर्न देखता हूँ तो वो रिटर्न लगभग 12.5% है, जबकि उस कैटेगरी का एवरेज ही लगभग 14.6% से ज़्यादा का है। और यहाँ तो मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स तो उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न दे पाते हैं। तो अगर इस पूरे पीरियड के अंदर मैं देखूँ तो लगभग मुझे 18% कम रिटर्न मिला, जो कि लगभग 75,000 का मेरे लिए नुकसान था। तो एज अ न्यू इन्वेस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये गलती किसी भी कॉस्ट पे अवॉइड करनी चाहिए। फंड्स को उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे चूज़ न करके ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर्स, जैसा कि मैंने बताया कि फंड हाउस कैसा है, उसके बाकी फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका एवरेज टेन्योर उस फंड के अंदर कैसा है, फंड की स्ट्रैटेजी कैसी है और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो मिक्स के अंदर वो फंड कैसे फिट बैठता है, ये सब देख करके ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। बट फिर भी अगर ये गलती हो गई है तो क्विकली उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट बंद कर देना चाहिए जैसा कि मैंने भी किया, और आइडियली उस फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए और उस पैसे को किसी और फंड के अंदर मूव करना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है फॉलिंग फॉर द मार्केटिंग ट्रैप ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज। ये भी एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। म्यूचुअल फंड हाउसेस लगातार नए नए फंड्स लॉन्च करते रहते हैं क्योंकि उन्हें नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ट्रैप करना है, चाहे वो किसी सेक्टोरल अंडरकरेंट को ट्रैप करना हो या फिर कुछ थीमेटिक अंडरकरेंट को कैप्चर करना हो। इस सभी के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस नए नए फंड लॉन्च करते रहते हैं और उनकी बहुत जम करके मार्केटिंग भी की जाती है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जब इन म्यूचुअल फंड हाउसेस के एग्जिस्टिंग फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक नए फंड्स लॉन्च करने का क्या मतलब है, क्योंकि नया फंड किसी हिस्ट्री के साथ नहीं आता है, उसमें मार्केटिंग से उसे सेल किया जा सकता है। इस वजह से ये फंड जो है सडनली बहुत सारे आपके आसपास दिखने लग जाते हैं और नए इन्वेस्टर अक्सर इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं, जैसा मेरे साथ भी हुआ। जब 2006 के अंदर SBI ब्लू चिप इक्विटी फंड लॉन्च हुआ तो उसकी बहुत जम करके मार्केटिंग की गई थी। हर बंदे को ये बात पता था कि SBI का एक ब्लू चिप इक्विटी फंड आ रहा है और लोग जो है उसके लिए अप्लाई भी कर रहे थे। एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट NFO।
मैं भी उससे काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस हो गया और मैंने लगभग 20,000 रुपये इस SBI ब्लू चिप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। आज 19 साल बाद उसका रिटर्न जो है वो कभी भी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया और वो आज भी 12% से कम है। अगर मैं उसको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के अंदर भी अगर इन्वेस्ट करता तो मुझे लगभग 12.5% रिटर्न मिल जाता, जो कि मेरे पोटेंशियल रिटर्न से लगभग 40,000 रुपये कम है और 20% से ज़्यादा का मुझे इसके केस में लॉस हो गया है। सो मैं किसी भी इन्वेस्टर को इनकरेज करूँगा कि ये NFOs और मार्केटिंग ट्रैप के अंदर आने की एकदम ज़रूरत नहीं है। कोई फंड जो कि एब्सोल्युटली नया है वो काफ़ी डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है, क्योंकि उसकी ना तो कोई पास्ट हिस्ट्री है आपके पास, आप उसके कोई टेक्निकल पैरामीटर को, पास्ट रिटर्न को, फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस को आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जब ये फंड इवेंचुअली मार्केट की उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो इट्स बेटर कि आप उन फंड को जाकर के चूज करें जो कि ऑलरेडी इस जर्नी में काफ़ी दिनों से हैं और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी हिस्ट्री को आप प्रॉपर ढंग से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी सारी मिस्टेक्स के लॉसेस को कंबाइन करके देखता हूं तो मेरी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी में मुझे 12 लाख से ज़्यादा का लॉस एंड प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये है मैंने 22% लेसर रिटर्न कमा पाया क्योंकि मैंने गलतियां की थी। तो एज अ न्यू इन्वेस्टर हो सके तो आप इन सब गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मैंने इन गलतियों से सीखा, आगे चल के इन गलतियों को कभी रिपीट नहीं किया, इनको फिक्स करने की कोशिश भी की है। इसकी वजह से इन द लॉन्ग रन मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और मेरी इन मिस्टेक्स से आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक बाय बाय।